करेंगे और आपको बताएं कि असद उमर तो गया। असद उमर का इस्तीफा वजीर आजम को मौसूल हो चुका है और वजीर आजम ने कहा है कि असद उमर ने वजीर खजाना की सदारत छोड़ दी। आपको बताएंगे बड़ी खबर है, अब आपको आगाह करें तमाम सूरत हाल से। असद उमर ने जो है वजारत खजाना से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस्तीफे से मुतालिक सवाल पर असद उमर ने 2 रोज पहले क्या कहा था, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। जा रहा है, सुबह से ये खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश किसकी ख्वाहिश है? किसकी ख्वाहिश किया जा रहा है? सुबह से ये खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश किसकी ख्वाहिश है? किसकी ख्वाहिश किया जा रहा है? सुबह से ये खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश किसकी ख्वाहिश है? किसकी ख्वाहिश किया जा रहा है? सुबह से ये खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश किसकी ख्वाहिश है? तो आपको बताते चलें कि असद उमर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। असद उमर का इस्तीफा वजीर आजम को मौसूल हो चुका है। आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट है। वजीर आजम ने कहा असद उमर ने खजाना ही छोड़ दिया। मुश्किल मुआशी हालात असद उमर ने हाथ खड़े कर दिए और असद उमर का ऐसा कहना है कि मुझे वजीर तवानाई बनने का कहा था, खजाना नहीं तो तवानाई भी नहीं, वो कोई और वजारत नहीं लेंगे। असद उमर ने ऐसा जवाब दिया है। वजीर आजम इमरान खान को 24 न्यूज की खबर की तस्दीक हो गई है। नजम सेठी साहब ने 2 रोज पहले अपने प्रोग्राम ने यह खबर दी थी, प्रिडिक्ट किया था कि बहुत जल्द वजीर खजाना असद उमर अपना इस्तीफा दे देंगे, अपने ओहदे को छोड़ देंगे। और आज की ये बड़ी डेवलपमेंट, असद उमर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, आज ट्वीट किया असद उमर ने। वजीर खजाना असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़े विकेट और तमाम जो वज़रा हैं उनमें सबसे ज़्यादा एतमाद था इमरान खान को असद उमर पर। उन्होंने कहा कि असद उमर इस मुल्क की मईशत को आगे लेकर जाएंगे और असद उमर ही चले गए। असद उमर का इस्तीफा वज़ीर आज़म को मौसूल हो चुका है और अब कौन होगा नया वज़ीर ख़जाना, ये एक बड़ा सवाल है। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी विकेट जो है असद उमर की जो चली गई, अब आपको आगे क्या लग रहा है, क्या मुतवक्किल है? कुछ मजीद भी वज़रा अपने इस्तीफे देंगे या फिर शफल मजीद होगा? देखिए, पहली बात तो है ये जो सियासत में इस किस्म की चीजें होती रहती हैं और हमें अब तजर्बा इसलिए हो रहा है कि इस पार्टी का बड़ा एक लीडर था, काफी अरसे से वो पार्टी के साथ मुंसलिक है। अब देखिए उसकी जिम्मेदारी क्या है। उसकी जिम्मेदारी ये है कि उसने एक बजट पेश करना था, वो 1 साल का, जून के महीने में। उस बजट के लिए पैसे चाहिए क्योंकि जितना कर्जे आपने लिए उन कर्जों की अदायगी के लिए आप IMF से पैसे मांगने के, हमें पैसे दे दो, हम अपने कर्जों का सूद अदा कर सकें। अब दूसरा आपको चाहिए पैसा पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने कहा कि अपने इतने घर बना के देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, तो उन घरों और नौकरियों के लिए कहीं से पैसा आएगा तो वो घर और नौकरियां दी जाएंगी। उनकी पॉलिसी का मसला है। फिर वो एमनेस्टी की पॉलिसी के बारे में कि लोगों को माफ कर दिया जाए जिन्होंने पैसा छुपाया हुआ है, उसमें 2 राय पाई जाती थी। एक राय इस पार्टी के अंदर थी कि नहीं, सख्ती करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी एमनेस्टी स्कीमें पाकिस्तान में दी गई और जो लूटमार करने वालों ने अपना पैसा, फिर वो कहते हैं हम यहाँ पे सरमायाकारी करने को तैयार हैं बशर्ते कि हमें वही सहूलतें फराहम की जाएं जो आप चाइना के सरमायाकारों को कर रहे हैं। ये इशू भी है। ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इशू हैं और मैं समझता हूँ असद इसको इसलिए हैंडल नहीं कर सका कि उसको सपोर्ट नहीं मिली इसकी एमनेस्टी स्कीम के ऊपर, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और देखना 2 दिन तक उस एमनेस्टी स्कीम के ऊपर बहस होती रही और कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब हम आज अप्रैल में बात कर रहे हैं, जून में नया बजट आएगा। इस बजट में जो उम्र का इनपुट है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि कोई भी वजीर बजट नहीं बनाता। वजीर का सिर्फ ये काम होता है वो अपनी पार्टी का जो सोच होती है, जो फिक्र होती है, वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के माहिरीन है उनको बताता है कि जी हम इस मद में ज्यादा पैसा खर्चना चाहते हैं, मतलब हम ज़राअत में ज्यादा पैसा खर्चना चाहते हैं और इस मद से निकाल के, तो वो कहते हैं जी ठीक है, अब आप पैसा खर्चना चाहते हो, पैसा ये आएगा कहाँ से? अब पैसा आने के तरीका तो वो टैक्सेशन का है। तो जब आपके टैक्स बिना लोग देने को तैयार हों, आप एमनेस्टी में छूट भी देना चाह रहे हो, IMF की शराइत बहुत सख्त हों और पैसे बिजली के भी बढ़ने हैं, गैस के भी बढ़ने हैं, तो फिर इन हालात में असद के लिए क्या एक चॉइस हो रहेगी थी कि जब उसको सपोर्ट पार्टी में से नहीं मिल रही थी, जी था कि वो फिर इस्तीफा दे दे। बल्कि मामला मुश्किल हो गया है और मैं समझता हूँ इस अमल से
पार्टी के अंदर दरार शुरू होगी, हमेशा दीवार की एक ईंट निकलती है और एक ईंट के बाद फिर दूसरी और फिर दूसरी के बाद तीसरी। और इस मौके पर असद का रिजाइन करना इस बात का बिल्कुल सबूत है कि पार्टी के अंदर जो टॉप की जो है मशावरत, उसमें कहीं न कहीं कोई दो राय पाई जाती हैं और वहाँ पे एक सीधा रास्ते का तय नहीं है कर पा रहे। सही देखो ना, इनके मिनिस्टर ऐसे हैं, पिछले दिन एक मिनिस्टर ने कह दिया ये बारिशें लमिया की जो हो रही हैं ये इमरान खान की वजह से हो रही हैं, और खुदा की कसम वो नतीजे उन बारिशों को निकले हैं। अब सब लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको पता लग गया क्या हाल हो गया। यानी हम लोग जो देहाती हैं, पेंडू हैं, हमारी गंदम बिल्कुल तैयार खड़ी थी और ये जब औले पड़े हैं तो जो हमारी सिटी थी गंदम की वो सब की सब तबाह हो गई है, तो हमारे पास कुछ नहीं है। सही। और यही असल वहाँ पे वो हुआ है बागों में, आम के बागों में यही मसला वहाँ पे हुआ है जहाँ पे फसलें लगी थी। तो इस किस्म के लोगों के साथ आप एक पार्टी चला रहे हैं, तो असल में सही किया मेरा ख्याल है। आपके मुताबिक मामलात मजीद भी पेचीदा हो जाएंगे। इफ्तिखार अहमद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा 24 न्यूज बशीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। बशीर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जानना ये चाहेंगे कि असद उमर का जो इस्तीफा है वज़ीर आज़म इमरान खान को बाज़ाब्ता मौसूल हो चुका है? जी बिल्कुल, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि असद उमर ने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ सारी सूरत हाल पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने उन्हें वजारत ख़जाना छोड़कर वजारत पेट्रोलियम लेने का जो है वो इंदिया दिया और कहा कि वो वजारत पेट्रोलियम का चार्ज संभालें। और इसके साथ साथ हमारे ज़राए ने यह भी बताया है कि वज़ीर आज़म ने असद उमर को ये भी कहा था कि अगर वो आइडियल बजट बना सकते हैं तो फिर वो वज़ीर ख़जाना रहें और आइडियल बजट बनाएँ, और बजट अगर उन्होंने बेहतर बजट बना लिया तो फिर उन्हें बजट के बाद जो है वो नहीं हटाया जाएगा, और अगर बजट ना बन सका उनसे तो फिर उन्हें वजारत खजाना छोड़ना होगी। इस सूरत हाल में असद उमर ने फैसला किया और वज़ीर आज़म को अपने फैसले से आगाह भी किया। और वज़ीर आज़म उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को इस बात पर कायल भी कर लिया है कि वो मजीद कोई और कलमदान जो है वो नहीं रखेंगे, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दिया है। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि उनका इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को मौसूल हो चुका है। वज़ीर आज़म उसको कबूल करेंगे या मुस्तरद करेंगे, ये अभी हतमी फैसला होना बाकी है, लेकिन फौरी तौर पर उनका इस्तीफ़ा मौसूल भी हो गया है और वो अब वजारत ख़जाना का कलमदान मजीद अपने पास रखना भी नहीं चाहते। और वज़ीर आज़म भी उनके इस मशवरे से जो है वो एग्री कर चुके हैं, उनकी इस फैसले से एग्री कर चुके हैं। अब सिर्फ उनका इस्तीफ़े का फॉर्मली एक्सेप्ट होना बाकी है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो उमूर हैं उन पर भी इस वक्त वज़ीर आज़म गौर कर रहे हैं और नए नामों पर भी जो है वो गौर हो रहा है। और हमारे ज़राए के मुताबिक 4 नामों पर गौर हो रहा है। इफ्तिखार साहब हमारे साथ हैं। इफ्तिखार साहब, अभी 9 माह में जिस तरह से सिचुएशन चली है, असद उमर ने जिस तरह से अपनी वजारत चलाई है, पहले दिन से ही उन पर जो है एतराज़ात आना शुरू हो गए थे, तो आपको क्या लगता है हालिया दिनों में मामला ज़्यादा बिगड़े या फिर जो ट्रैक था असद उमर का अपनी वजारत को लेकर चलने का, जो पॉलिसीज थी वो पहले दिन से ही ठीक जानिब नहीं थी? नहीं, बात यही बहुत अच्छी बात की हमारा जो दोस्त रिपोर्ट कर रहा है बशीर चौधरी अपना इस्लामाबाद से, कि वो एक आइडियल बजट चाहते थे। इन हालात में एक आइडियल बजट पेश करना असद के बस की बात थी नहीं, मैंने जैसा आपसे शेयर किया है। IMF की जो मामलात हैं वो और हैं, जो आपका सरमायादार है, सरमायाकार है, वो टैक्स के लिए तैयार नहीं है। एमएनएसटी स्कीम में आप हाथ डालना चाहते हैं, उस छुपे हुए पैसे का लूट मार का, उस पर भी दो राय पाई जाती हैं। अब पता है फिर क्या असद क्या करे? असद कोई जादूगर तो नहीं है। देखिए असद ने जो हम जो अपने घर का बजट बनाते हैं तो वो हमारी तनख्वाहों पे मुश्तमिल होता है या हमारे उधार पे होता है, जो हम किसी से ले लेते हैं और वादा करते हैं कि अगले महीने वापस कर देंगे, या बैंक से हम कर्जा लेके गाड़ी की देते हैं, फिर गाड़ी की हम किस्त भी देते हैं। अगर मकान लेते हैं तो फिर मकान की किस्त भी देते हैं, तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं। अब आपके पास पैसे है नहीं है और उसको आप कहते हो बड़ा आइडियल बजट बना दे, और ऐसा आइडियल बजट बना दे कि जिसमें इतने लाख घर भी आपको बना के दे साल में, और आपको इतनी ज्यादा वो नौकरियों का रास्ता भी निकाल के दे, और वो आपको अच्छाई करनी इतनी पॉसिबल नहीं है। और ये बड़ा अच्छा दफा इस्तेमाल किया मेरे दोस्त ने जो इस्लामाबाद में है, कि ये बशीर चौधरी ने, कि वो एक आइडियल बजट की तलाश में थे। अप्रैल की 18 तारीख को वो आइडियल बजट चाहते थे जो बजट जून में पेश होना है। ये नामुमकिन है। और ये और खौफनाक बात आ रही है मुझे नजर कि वजीर तवानाई, इसका मतलब वजीर तवानाई का भी छुट्टी होने वाली है।
अब देखिए, इस मौके पे जब आपका वजीर फाइनेंस छुट्टी कर गया, इस्तीफा दे गया, उधर आपको शक है कि वजीर तवानाई भी कुछ नहीं कर सकता। कब? जबकि गर्मियां आने वाली हैं, जब आपको डिलीवरी करनी है, जब आपको बिजली फराम करनी है, तो वो मामला भी ऐसा। ये बड़ा ही खेल, मैंने आपको जैसे कहा ना, 1 इंच निकल गई ना दीवार से तो बहुत सारी इंचें निकलती हैं। हमने तो यही सियासत में देखा है, हमें और तो सियासत का नहीं पता, तो हमारे पास और को खास तो है नहीं है सोर्स। हमें तो वही जो हकीकतें हमारे सामने हैं, क्यों नहीं उससे कहा मैं उधर लूंगा, बिकॉज ही नोज व्हाट इज हैपनिंग। कुछ नारे होते हैं जो काबिल अमल होते हैं, जिन पे आप अमल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, नारों पर अमल कराने के लिए पैसों की जरूरत होती है। पैसों के बगैर आपका घर नहीं चलता, आपका दुकान नहीं चलती, कुछ भी नहीं चलता पैसों के बगैर। इसलिए रियासत पैसों के बगैर नहीं चल सकती। रियासत फिर क्या करे? इतना पैसा आपने डिवैल्यू कर दिया है कि जो पैसा 1 लाख रुपए आप में से पड़ा हुआ था किसी का, वो 72,000 रुपए पहले रह गया। अब मुझे बताएं कितनी डिवैल्यूएशन असद दौर करता, ये उसके बस की बात नहीं थी। और वो ये जो लफ्ज आइडियल बजट वाला है, मुझे तो अब पता नहीं लगा। आई एम ग्रेटफुल टू दिस यंग मैन। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुबश्शिर लुकमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी उनका तज्जिया जानेंगे, लेकिन इससे पहले अपने नाजरीन को सुनवाना चाहेंगे 2 रोज पहले नजम सेठी साहब ने क्या प्रिडिक्ट किया था असद उमर के हवाले से। एक बार फिर से अपने नाजरीन को वो सुनवाना चाहेंगे। तो ये जो खबरें आई हैं, ये अफवाहें जिसे हम कह रहे हैं, मेरा ख्याल है प्री आ गई हैं, इनमें हकीकत है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन प्रिंसिपल फैसला हो गया। अच्छा, खान साहब ने ये तस्लीम कर लिया है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए असद उमर साहब को तब्दील करना है। कॉन्फिडेंस ख़राब हो गया ना, असद उमर साहब पहले एक बात कही, फिर दूसरी बात कही, ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा है और उनको बेचारों को टारगेट किया जा रहा है। और उनकी भी हम गलतियाँ हैं उसके अंदर, इसमें कोई शक ही नहीं है। फैसला यही हुआ है कि असद उमर साहब को अब तब्दील करना है। अच्छा, अलबत्ता इसके ऊपर डिबेट चल रही है कि जी अंदर कि कब करना चाहिए और उनकी जगह पे किसको लाना चाहिए। अब इसमें 2 पहलू हैं इसके। एक ग्रुप है जो कहता है जी अभी तब्दील करें, ताकि जो नया बंदा जिसको भी आप नॉमिनेट करते हैं वो बिजनेस कॉन्फिडेंस रिस्टोर करे और IMF के साथ आखिरी जो पेचीदगियाँ रह गई हैं उनको सही तरीके से रिजॉल्व करे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि बजट वो बनाए। अच्छा, क्योंकि आगे जाके बजट उसने चलाना है, उसने सारा कुछ देखना है, उसकी ओवरऑल लुक करनी है, उसको सारी इकोनॉमी को चलाना है। तो ये कैसे हो सकता है कि असद उमर साहब बजट बनाएं और खुद फारग हो जाएं उसके 15 दिन के बाद, तो जो नया आएगा वो कहेगा मैं तो इत्तेफाक ही नहीं करता, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। नजम सेठी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये बात मेंशन की कि पैसे महदूद हैं और आइडियल बजट नहीं बन सकता, तो इन हालात में असद उमर का जो डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है। असद उमर साहब तो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं, नया वजीर खजाना भी आएगा, पैसे भी उतने ही होंगे, तो मामला किस तरफ जाएंगे? फिर आइडियल बजट भी चाहिए, वो किस तरह से बनेगा? ये बहुत बड़ी बात है ना। देखें, अभी हमारे सीनियर कह रहे थे कि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर सकता सरमायादारों का। सरमायादारों का कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है जब उनको खुली छुट्टी दे दी जाए, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ना हो, उनके ऊपर टैक्सेशन की बात ही ना करें, उनको तमाम रियायतें दे दें, उनको बिजली भी सस्ती दे दें, उनको गैस भी सस्ती दे दें, उनको मनमानी के कीमतें भी मुकर्रर करने दें, तो फिर तो जनाब उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है इस मुल्क के अंदर। और अगर आप ये नहीं देते हैं, आप आवाम को भी बचाना चाहते हैं, उनके भी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, तो वो अपना तैयार नहीं है। तो ये तो वाकई एक असद उमर जैसे आदमी के लिए मुश्किल है। फ्रेंकली मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। और दूसरी बात जो है, मुश्किल हालात हैं। अब जो नया साहब आएगा वो क्या कर लेगा भाई? अप्रैल की 18 तारीख को आप वजीर लेके आ रहे हैं, और आपका क्या हाल है कि वजीर, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, वजीर नहीं बनाता बजट। ये आपका ख्याल है कि बजट ये 2 महीने में बनता है? बजट के बनने की तैयारी एक बजट के पेश करने के बाद दोबारा शुरू कर दी जाती है। और ये 2 महीने में क्या तब्दीलियां कर लेंगे जी? मेजर चीजें तो वही है ना। अब क्या फैसले होने हैं? टैक्स लगना है, नहीं लगना? अगर लगना है तो उसकी नोयत क्या है? टैक्स जो बाहर से आने वाली चीजें हैं उनमें कौन सी चीजों को बंद करना है और कौन सी चीजों पर टैक्स में इजाफा करना है?
पेंशन का क्या करना है, पेंशन को किस तरीके से पे करना है, मतलब ये सारी जो चीजें अब आखिरी लम्हे में ये चीजें तय हो रही होती हैं। यार लोगों की तनख्वाहें बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, अगर बढ़ानी है तो वो किस मद में से पैसा आएगा। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग नाउ फ्रॉम अप्रैल मई टू जून। और उस वक्त एक आदमी आए तो मुझे नहीं समझ आती कि वो आज 3 महीने में कौन सी ऐसी बात कर लेगा। या तो IMF की उसको शराइत माननी पड़ेंगी और उस शराइत में फिर नुकसान किसको होगा, आपको और मुझे, क्योंकि वो तो देखो ना, जो आदमी आपको कर्जा दे रहा है वो इस बात को यकीन बनाना चाहता है कि आप उसको कर्जा वापस करने की सलाहियत रखते हैं। जब बैंक से अपना कर्जा लेते हैं तो बैंक हमसे कोलेटरल मांगता है कि यार आपकी पोजीशन भी आई है, मुझे कर्जा वापस करोगे या भाग जाओगे। तो इसी तरीके से IMF कहेगा जनाब हम देने को तैयार है, लेकिन शर्त किया है कि आप अपनी बिजली का रेट बढ़ाएं, उससे इतने पैसे आएंगे, आप अपने पेट्रोल का रेट बढ़ाएं, उससे इतने पैसे आएंगे, आप अपनी गैस का रेट बढ़ाएं, उससे इतने पैसे आएंगे, आप फलानी सर्विस का रेट बढ़ाएं, उससे इतने पैसे आएंगे। वो हिसाब करके मुतमिन हो जाएगा कि हाँ मैं इनको इतना पैसे देता हूँ, ये इतने कीमतें बढ़ाएंगे तो मेरा पैसा वापस आ जाएगा। तो ये है सारी सादा तरीन लफ्जों में मैंने आपको सूरत हाल बताई, बाकी आपकी मर्जी है। जैसा साहब बेशक आपने वजह फरमाया जिस तरह सूरत हाल है। असद उमर के बाद मुतबादिल कौन होगा, उमर अयूब के हवाले से भी बात चल रही है। इसके साथ साथ शौकत तरीन जो कि पहले भी इस मनसब पे रह चुके हैं उनके हवाले से बात चल रही है। इसके साथ साथ दीगर और भी ऑप्शंस हैं। जो भी ऑप्शन आएगी एक बात तो तय है कि जिनके लिए जो भी आएगा उसके लिए मुश्किल हालात होंगे, आसान नहीं होगा मामला को बेहतर रह चलना। लेकिन असद उमर साहब की अगर बात की जाए, असद उमर साहब के बारे में ये भी बात की जा रही थी कि उन्होंने कराची में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि हम ICU से बाहर निकल आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारी अभी मौशी हालात बेहतर नहीं हैं। तो बेसिकली वो कहते थे सब जो कारोबारी तबका है कि ये कन्फ्यूज हैं और ये मजीद जो इन्वेस्टर है उसको भगा रहे हैं। कारोबारी तबके को सब कुछ पता होता है, वो इतना भोला नहीं होता, उसको हर चीज कदम है, उसको पता था असद को जाना होगा या असद उनकी बातें माने। एक और अब मेरी बात आप वाज़ेह तौर पर सुन लें, दोबारा और तीसरी दफा कह रहा हूँ, मुनासिब नहीं होता अपनी बात को बार बार दोहराना। एक ईंट गई है ना तो दूसरी ईंट चौधरी सरवर की भी जा रही है। ये जो गुलाम सरवर है आपका, सही, तो अब गुलाम सरवर भी अगर चलेगा कि 2 फेडरल मिनिस्टर चले गए बिफोर द बजट, तो उसका इम्पैक्ट पॉलिटिकली क्या होगा। और वो सारे का जो सारा फलसफा उनका है, उस फलसफे को धक्का लगेगा या नहीं लगेगा। ये देखें, हमें ऐसे नहीं जनरलाइजेशन में बात नहीं करनी चाहिए। एक स्पेसिफिक सूरत हम हैं, वो नहीं मानेगा। अब जो टेक्सटाइल का सर्वर है वो नहीं मानेगा, वो कहेगा मैं नहीं, अगर आप मेरी चीज करते हैं ना को। और तीसरी बात जो खौफनाक मैंने आप ही के प्रोग्राम में सुनी है वो है कि शक ये भी किया जा रहा है कि वो एक और वजारत भी वो है तवानाई की। अब मुझे बताएं 3 बड़ी अहम वजारतें जो बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम के दिन और रात से मुतल्लिक हैं, उनमें इस मौके पे तब्दीली लाने का मकसद क्या है। इसको कहते हैं रिपल डाउन इफेक्ट, जिसको मैं ईंट कह रहा हूँ। ईंट मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, तो ईंट कह रहा हूँ, एक ईंट निकल जाएगी तो दूसरी भी गिर जाएगी तो तीसरी भी गिर जाएगी। अगर अंग्रेजी में कहूँ तो इसका